नमस्कार, जी बिजनेस के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। हमारा पर्सनल फाइनेंस शो मनी गुरु, और आज हम सेविंग्स के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे और आपको एक्सपर्ट एडवाइस दिलाने की कोशिश करेंगे। जानना, अगर आप भी शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अपने सेविंग्स से जुड़े कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो या फिर बॉन्ड से संबंधित या फिर बैंक एफडीज में आप निवेश करना चाहते हैं और जानना चाहते हो कि लंबी अवधि में कहाँ निवेश से आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो तरीका काफ़ी सिंपल है। आपको हमें एक ईमेल लिखना है। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, moneyguru@znetwork.com। यहाँ पर जाकर अपना डिटेल प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें और साथ ही साथ आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, सेव लिखें, उसके बाद अपना प्रश्न लिखें और हमें भेज दें 57575 पर। आज आपको पोर्टफोलियो प्लानिंग के ऊपर एडवाइस करने के लिए हमारे साथ नीरज चौहान जी मौजूद हैं, जो कि सीईओ हैं द फाइनेंशियल मॉल के। नीरज जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। नमस्कार, थैंक यू। चलिए नीरज जी, यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है उसी को उठाते हैं और दीपक जी का ये प्रश्न है जम्मू से। इनफैक्ट जो प्रश्न है, ये पहली बार निवेश करना चाहते हैं। 27 साल उन्होंने अपनी उम्र बताई और ये जानना चाहते हैं कि 500 से 1000 रुपये अगर हर महीने निवेश करना हो 10 साल के लिए, तो कहाँ निवेश से यहाँ पर बेहतर रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं। पहली बार निवेश करना चाहते हैं तो क्या उम्र को देखते हुए आप ये एडवाइस करेंगे कि म्यूचुअल फंड का रुख करेंगे, एसआईपी के जरिए निवेश करेंगे तो फायदा होता हुआ नजर आ सकता है? हाँ बिल्कुल रजत, जैसा कि इन्होंने अपनी मेल में भी लिखा कि ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं और पहली बार ये निवेश कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इक्विटी का रूट अच्छा नहीं है। लेकिन इनको ग्रोथ चाहिए और वेल्थ क्रिएट करनी है, तो वेल्थ क्रिएशन में दो ही इंस्ट्रूमेंट हमने देखे हैं जो बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करते हैं, या तो इक्विटी है या रियल एस्टेट है। तो आई थिंक अगर ये इक्विटी से पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करेंगे तो एक अच्छा पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके बिल्ड हो जाएगा। और म्यूचुअल फंड रूट आप जैसे जानते हैं, और एक डाइवर्सिफिकेशन रहता है और एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर रहती है। तो नेचुरली एक इक्विटी पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड इक्विटी या बैलेंस पोर्टफोलियो के थ्रू अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए, और साथ ही आपने मल्टी कैप फंड्स में यहाँ पर एडवाइस की है निवेश करने की, और जो सुझाव दिए उसमें आईसीसी डायनेमिक और यूटीआई अपॉर्चुनिटीज लंबी अवधि के लिए, क्या इन दो फंड्स में अगर निवेश किया जाए एसआईपी के जरिए तो बेटर रिटर्न जनरेट हो सकते हैं? पास परफॉर्मेंस को देखते हुए आप एडवाइस करते हैं? हाँ, ये दोनों ही फंड बहुत अच्छे फंड हाउस से हैं और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, रिटर्न्स भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ से ये निवेश शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोई भी जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर करना चाहिए साल 6 महीने बाद, ताकि देखते रहें कि रिटर्न जो है इन सिंक विद द मार्केट रिटर्न्स है और अल्फा जनरेट हो रहा है। जो बाजार की रिटर्न है उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट हो रही है। तो अगर ऐसा है तो ये इसी के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस पुअर होती है कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये मूव कर सकते हैं इससे किसी दूसरी परफॉर्मिंग स्कीम में। चलिए, इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये प्रश्न टैक्स प्लानिंग के ऊपर पूछा गया है। जितेंद्र सिंह जी का प्रश्न है पंजाब से, और जितेंद्र जी जानना चाहते हैं आपसे नीरज जी की 28 साल उन्होंने अपनी उम्र बताई और सरकारी नौकरी करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तलाश रहे हैं जहाँ पर टैक्स बचत भी हो जाए। 3 साल का नजरिया है और एटीसी के तहत कुछ विकल्प आप इन्हें सुझाएं। किस तरीके से प्लानिंग करके चल सकते हैं जहाँ पर टैक्स प्लानिंग भी हो जाए, टैक्स बचत भी हो जाए और अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट हो सकें? आप क्या एडवाइस करते हैं इन्हें? देखिए रजत, मैंने जनरली जो हमने देखा है कि लोग एटीसी के थ्रू ही निवेश करते हैं और इन्वेस्टमेंट को उसके अलावा उससे उस दायरे से बाहर नहीं लेके जाते। मेरा मानना ये है कि अगर एटीसी की इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके साथ साथ अपने किसी और गोल को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो एक निवेश बेहतर होता है। अन्यथा क्या होगा कि 3 साल के बाद ये फिर उस पैसे को निकालेंगे और फिर कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो सिर्फ टैक्स बचाने के उसमें ही घूमते रहेंगे, कोई लॉन्ग टर्म की वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी। अगर ये अपने गोल को इसके साथ एडजस्ट कर लें तो एक वेल्थ क्रिएट होगी, गोल इनके मीट होंगे। साथ के साथ जो गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिवाइजेशन दिया हुआ है थ्रू सेविंग इन वेरियस इन्वेस्टमेंट्स एटीसी के तहत या और जो इंस्ट्रूमेंट्स के तहत, तो वो भी विकल्प पूरे होंगे। अगर इन्होंने यहाँ पे ये भी नहीं लिखा है कि कितना ये रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आज की डेट में कुछ बहुत अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे अगर इनको ये मान के चलें कि रिस्क लेना है तो ईएलएसएस स्कीम के अंदर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इनको रिस्क नहीं लेना है तो पीपीएफ या एनएससी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इनको प्रोटेक्शन साथ में चाहिए तो इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तो ये बड़े सारे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इनको देखना ये है कि क्या सिर्फ टैक्स सेविंग ही इनको करनी है या अपने गोल को किसी के और गोल के साथ टैक्स सेविंग को मर्ज करना है। उस हिसाब से अपना विकल्प चुन सकते हैं। चलिए, तो अगर आपको बेहतर रिटर्न्स चाहिए तो यहाँ पर ईएलएस में निवेश कर सकते हैं और साथ ही एनएससी में, पीपीएफ जैसे विकल्पों में आप निवेश करें। यहाँ पर रिटर्न्स तो कम है पर जो निवेश की राशि है वो यहाँ पर सुरक्षित होती नजर आएगी। और अगर आपने अपने लिए बीमा नहीं लिया है तो अपने लिए यहाँ पर टर्म प्लान भी ले सकते हैं, उसके तहत भी यहाँ पर जो प्रीमियम भरेंगे एटीसी के तहत वहाँ पर भी छूट मिलती हुई नजर आएगी। चलिए, इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। गुरचरण सिंह जी से हरियाणा से लाइन पे हैं। गुरचरण जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना प्रश्न। जी सर, मैं 15,000 रुपए मेरे पास सरप्लस है मेरी इनकम का,
मैं उससे सिप वगैरह में लगाना चाहता हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ निवेश करूँ। मेरे 2-4 गोल हैं जी। जैसे एक गोल है 2 साल में मैंने कार लेनी है, 3-3.5 लाख रुपया चाहिए जी। दूसरा मुझे जो है वो मतलब बेटी की एजुकेशन के लिए लगभग 15 लाख रुपया चाहिए, और बेटी की शादी के लिए 15 साल में फिर मुझे 30-35 लाख रुपए चाहिए, और एक मुझे रिटायरमेंट के गोल के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए चाहिए 28 साल में। चलिए आपको नजर दिलाते हैं, पर आपने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं भेजा हमने, आपने पहले नहीं सर, मेरी इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए पीपीएफ में पर मंथ जमा कराता हूँ मैं, और उसके अलावा एक मेरे पास मतलब एनपीएस ले रखा है मैंने 4,000 रुपए पर मंथ में उसमें डालता हूँ जी। 2-3 मैंने इंश्योरेंस लिए हुए हैं 4-5 लाख रुपए के। पर म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट की है? जी नहीं। चलिए नजर दिलाते हैं, काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं, हालांकि एक इनका लक्ष्य है कार खरीदना, 2 साल के अंदर लगभग 3 लाख की जरूरत होगी, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने बेटी के लिए यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आइडियल पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है नीरज जी? देखो रजत, गुरचरण जी जो कह रहे हैं, ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट इनका पीपीएफ एनपीएस में चल रहा है, कुछ 4-5 लाख की इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी ली हुई हैं, तो एक तो रिस्क प्रोटेक्शन मुझे नहीं लगता कि एडुकेट है। 4-5 लाख का सम एश्योर्ड इनकी एज के हिसाब से और जो इनके गोल्स हैं उसके हिसाब से एक बहुत कम है। तो पहली सलाह इनको ये होगी, अपनी एक प्रोटेक्शन इन प्लेस जरूर रखें, टर्म इंश्योरेंस के थ्रू एक अपना रीजनेबल अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस लें और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करें। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी जोखिम होता है तो जो भी वेल्थ क्रिएट होगी वो इरोड हो जाएगी, तो वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है पहला। दूसरा, इनके 3 गोल इन्होंने बताए कि 2 साल के बाद लगभग 3 लाख रुपया चाहिए इनको गाड़ी के लिए, 10 साल के बाद बेटी की एजुकेशन के लिए और 15 साल के बाद लगभग 35 साल बेटी की शादी के लिए। अगर ये 15,000 रुपये आज से निवेश करना शुरू करें तो पहले 2 साल 11,500 रुपये ये इनकम फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं या आरडी करते हैं उसकी, जहाँ पर इनको रेट ऑफ रिटर्न 8.5 से 9% की अगर मिलती है, तो इनकी कार 2 साल के बाद 3 लाख रुपये इनको मिलता है, जिससे ये गाड़ी खरीद सकते हैं। 2 साल के बाद अगर ये 15,000 रुपये माह दर माह इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा इनको एडिशनल इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा, हर साल इनको अपनी इन्वेस्टमेंट 5% से बढ़ानी पड़ेगी अगर इनको पूरे गोल मीट करने हैं। अगर ये 5% से हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाते हैं और एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनके तीनों गोल मीट होते हैं। तो कहना यह है कि अगर आज से 15,000 रुपये माह दर माह इन्वेस्ट करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 15 साल तक, तो इनके तीनों गोल बड़े आराम से अचीव कर लेंगे, लेकिन अपना जोखिम ये जरूर अपना कवर करके चलें, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर। जी नीरज जी, ओवर पीरियड टाइम यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना है, पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप बोल रहे हैं कि इनकम फंड्स में निवेश करना है, तो इनकम फंड्स में क्या इनको यहाँ पर बेटर कॉपस जनरेट हो सकता है 3 लाख रुपए का? देखिए हाँ बिल्कुल, अगर ये 11,500 रुपये अगले 24 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इनको 3 लाख रुपया मिलता है, ठीक है, वो लेकर के गाड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा 3,500 रुपये इनके पास फिर बचता है, क्योंकि 15,000 का इन्वेस्टेबल सरप्लस है इनके पास जी। वो 3,500 रुपये की एसआईपी इक्विटी डाइवर्सिफाइड इक्विटी में कर लें, 11,500 इनकम फंड में कर लें, कार का गोल 2 साल के बाद मीट होता है, और उसके बाद पूरे का पूरा 15,000 रुपया डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करें और 5% से अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ाते चलें। जी चलिए, इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए मनी ग्रो। ब्रेक के बाद मनी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज आपके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नीरज चौहान जी, जो कि सीईओ हैं द फाइनेंशियल मॉल के। साथ ही आपको बता दें किस तरीके से आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने सेविंग्स से रिलेटेड प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं। तरीका काफी सिंपल है, आप हमें एक ईमेल लिखें, हमारा ईमेल आईडी है moneyguru@zenitwork.com। यहाँ पर जाकर अपना डिटेल प्रश्न, अपना पोर्टफोलियो या फिर अपने एफडी या बॉन्ड से रिलेटेड प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। और साथ ही अगर प्रश्न पूछना चाहें तो मोबाइल के जरिए SMS कर सकते हैं, सेव लिखकर, उसके बाद अपना प्रश्न लिखकर हमें भेजें 57575 पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देवदास जी का प्रश्न वेस्ट बंगाल से, इन्होंने हमें टेक्स्ट मैसेज किया है। और नीरज जी, एफएमपी के ऊपर ये प्रश्न है, ये जानना चाहते हैं कि एफएमपी में निवेश कैसे किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने अपनी 30 साल उम्र बताई, राशि नहीं बताई है इन्होंने यहाँ पर कितना निवेश करना चाहते हैं, पर ओवरऑल किस तरीके से एफएमपी में निवेश किया जा सकता है, क्या कुछ टैक्स बेनिफिट भी होता हुआ नजर आता है और एफडी के मुकाबले क्या एफएमपी में निवेश फायदेमंद रहता है?
रजत, एफएमपी बेसिकली क्लोज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि डेट में पैसा लगाती है। इसमें पैसा एनएफओ के तहत ही लगाया जा सकता है और एक अवधि के बाद ही यहाँ से पैसा निकाला जा सकता है, इसमें लिक्विडिटी नहीं होती। लार्जली एफएमपी को पिच किया जाता है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट एक सेफ इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। एफएमपी भी एक लार्जली सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। फ़र्क ये है कि एफडी में जब आप पैसा निवेश करते हैं तो आपको मालूम है आपको रेट ऑफ रिटर्न क्या आने वाली है, आपको क्या ब्याज मिलने वाला है। एफएमपी में आपको ऐसा मालूम नहीं चलता कि क्या रेट ऑफ रिटर्न आने वाली है और आप क्या ब्याज मिलने वाला है। आप सिर्फ ये जरूर पता लगा सकते हैं एएमसी के थ्रू कि पैसा कहाँ निवेश होने वाला है, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलेगी। लार्जली एफएमपी हाई टैक्स ब्रैकेट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि अगर 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट है किसी भी इन्वेस्टर का और वो 10% की एफडी में लगाता है तो उसकी जो रिटर्न आती है वो 7% आती है। लेकिन एफएमपी की जो रिटर्न आती है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत ट्रीट होता है। अगर 1 साल से कम की अवधि की एफएमपी है तो उसमें 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से जाएगा, या डिविडेंड ऑप्शन ले लेंगे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में पेमेंट होगी तो भी 30% से कम बैठेगा। या फिर 1 साल की अवधि के बाद में जनरली एफएमपीज प्रेफर होती हैं जिसमें टैक्स ट्रीटमेंट सिर्फ 10% का है, तो अगर 10% की है तो 9% आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिल रही है। तो जो भी लोग इसमें निवेश करते हैं, अगर उनको लिक्विडिटी नहीं चाहिए और सेफ इन्वेस्टमेंट इनको करनी है तो एफडी से एक बेहतर विकल्प है एफएमपी में निवेश करना। जनरली अगर आप देखेंगे तो एफएमपी भी जो आती है वो ड्यूरेशन जो उनकी आती है वो 370 दिन 378 दिन इसीलिए आती है ताकि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फ़ायदा उठा सकें। और ख़ास तौर पे इसका एक बहुत एडवांटेज होता है मार्च के महीने में जब डबल इंडेक्सेशन मिल जाती है। हालांकि अब ये विकल्प शायद डायरेक्ट टैक्स कोड एप्लीकेबल होने के बाद ना मिले, लेकिन अगर ये डबल टैक्सेशन मिलती है तो टैक्स ट्रीटमेंट और भी ब्यूटीफुल हो, ऑलमोस्ट निल टैक्सेशन हो जाती है इसमें। सो एफएमपी हाँ हायर टैक्स ब्रैकेट के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। सुरक्षा के हिसाब से यहाँ पर जो बॉन्ड्स का चुनाव करती है कंपनी एफएमपी में निवेश के लिए, वो क्या यहाँ पर सरकारी बैंक्स होते हैं या फिर निजी बैंक्स होते हैं या फिर वो कंपनी के बॉन्ड्स में भी पैसा लगाया जाता है? रजत, एक मिक्स पोर्टफोलियो होता है, हर एक का अलग अलग पोर्टफोलियो है। कोई एफएमपी सिर्फ AAA रेटेड पेपर है या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स लेके आती है जो 100% सीडी होता है। कुछ AA रेटेड पेपर में भी डालते हैं, कुछ AAA रेटेड में डालते हैं, कुछ सीडीज में डालते हैं। तो मिक्स पोर्टफोलियो वाले एफएमपी भी होते हैं और इनका कहाँ निवेश होगा उसी के हिसाब से इनकी यील्ड्स भी वेरी करती हैं। अगर आप AA पेपर में डाल रहे हैं तो आपकी यील्ड्स ज़्यादा होगी, अगर आप सिर्फ 100% सीडी पोर्टफोलियो में पैसा डाल रहे हैं तो आपकी यील्ड्स कम होगी। तो ये जनरली सारी एएमसीज पैसा लगाने से पहले एफएमपी में आपको बता देती हैं कि लाइकली पोर्टफोलियो क्या होने वाला है। चलिए, इसी बीच अगले कॉलर भी हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं। मुंबई से स्मिता जी इस समय लाइन पे अपना प्रश्न पूछने के लिए। स्मिता जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार सर, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, मैं 32 साल की हूँ और मेरा एक छोटा बेटा है 2 साल का। तो बेसिकली मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो चाहती हूँ कि जो बैलेंस्ड हो, मतलब मुझे एक बैलेंस चाहिए विद इक्विटी, फिजिकल गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और मेरे बेटे के पढ़ाई के लिए। एंड मेरी मंथली इनकम है अराउंड 70,000, तो आई कैन बेसिकली इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 40,000 पर मंथ तक। चलिए, बिल्कुल परफेक्ट सवाल है। आपको पोर्टफोलियो बनाना काफी जरूरी है। अपने बेटे के लिए अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो लंबी अवधि के लिए ही करने होंगे। पर नीरज जी कैसे डिजाइन करेंगे इनका पोर्टफोलियो? 32 साल इन्होंने उम्र बताई, 70,000 इनकी सैलरी है। इंश्योरेंस प्राइमरी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। सबसे पहले तो अपना आपका इंश्योरेंस ही कराना चाहिए ताकि बच्चे का फ्यूचर जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए। और साथ ही साथ आप इक्विटी फंड्स में अगर निवेश करेंगे तो एसआईपी के जरिए कौन से फंड्स बेहतर होंगे, और इसके अलावा डेट में कितना और साथ ही गोल्ड में कितना इनको एलोकेशन करना चाहिए? रजत, मैं स्मिता जी से ये कहना चाहूँगा कि पहले एक थोड़ा सा मैथ्स अगर ये कर लें कि जो बेटे की एजुकेशन के लिए इनको कितना पैसा चाहिए, राइट। जब हम एक गोल की अमाउंट के ऊपर पहुंच जाएंगे तो उससे हमारे को ये तय करना बड़ा आसान होगा कि आज मेरे को जो 40,000 रुपया दर माह लगाना है उसके ऊपर मुझे कितना ब्याज चाहिए कि मैं आराम से वो गोल अचीव कर लूँ। उस हिसाब से ये रिस्क ले सकते हैं। अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है और गोल का साइज बड़ा है तो शायद रिस्क लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अमाउंट इतनी सरप्लस है कि आपको रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ अमाउंट आप लगाना चाहते हैं, दैट इज़ वन। दूसरा, आपने कहा कि आप रिस्क लेना चाहते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि थोड़ा टफ है एजम्पशन लेना, बट फिर भी हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप जो एक मोटा थंब रूल लोग यूज करते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, बट अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो 100 माइनस योर एज शुड बी योर इक्विटी एलोकेशन। अगर आप थोड़े मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो 80 माइनस योर एज शुड बी योर इक्विटी एलोकेशन। अगर मैं ये मान के चलता हूँ तो आप एक मॉडरेट सेफ पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 40% इक्विटी डालिए, 20% उसके अंदर आप
स्मॉल कैप और मिड कैप लीजिए, 20% डेट लीजिए, 20% गोल्ड लीजिए। इस तरीके से आप एक डिसेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे और जो कि आपको 12-13% की एक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, पहला। दूसरा, आई वुड लाइक कि आप एक अपना प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बना लें ताकि कौन से फंड में आपको निवेश करना है, कितनी अमाउंट उसमें आपने डालनी है, एक क्लैरिटी आपको हमेशा रहेगी। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक हैंडी टूल रहेगा ये आपके लिए। ये जो साथ ही साथ इंश्योरेंस के ऊपर कितना कवर इनके लिए आइडल रहेगा? 70,000 रुपये हर महीने अगर ये कमाती हैं तो? देखिए, इंश्योरेंस दो तरीके से कवरेज ली जाती है। एक तो आपकी इनकम प्रोटेक्शन कवरेज ली जाती है, एक आपकी एक्सपेंडिचर प्रोटेक्शन कवरेज ली जा सकती है। तो इसमें एक कंसेप्ट हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालने के लिए आपकी रिटायरमेंट एज क्या है, उससे आप आज की जो इन्वेस्टमेंट है तो आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी आपकी फ्यूचर इनकम है उसकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस आपके जो गोल्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लीजिए, उतने की आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। चलिए, इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाइए, क्योंकि नीरज चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं द फाइनेंशियल मॉल से आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए सेविंग से रिलेटेड। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक और मनी गुरु में आपका स्वागत है। हमारा पर्सनल फाइनेंशियल और हम सेविंग्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स पे प्लानिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस विकल्प में लंबी अवधि में आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सकते हैं। आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, अपने प्रश्न भेजने हैं तो तरीका काफ़ी सिंपल है। आपको हमें एक ईमेल लिखना है, moniguru@zeenetwork.com हमारी ईमेल आईडी है। यहाँ पर जाकर डिटेल प्रश्न लिख के भेजें और साथ ही साथ आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएँ, सेव लिखें, उसके बाद अपना प्रश्न लिखें और हमें भेज दें 57575 पर। नीरज जी, अगला प्रश्न दीपक जी का है मुंबई से और इनका ईमेल के जरिए प्रश्न है। 26 साल इन्होंने उम्र बताई अपनी और 4.2 लाख कमाते हैं हर साल ये, और साथ ही साथ जानना चाहते हैं कि सोने में निवेश के बेहतर विकल्प आप इन्हें कुछ सुझाएं और साथ ही साथ लंबी अवधि के लिए PPF में निवेश बेहतर है या फिर NPS में, अगर यहाँ पर रिटायरमेंट प्लानिंग करनी हो तो किस तरीके से हैंडल करेंगे? दीपक जी जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके पास 2-3 विकल्प मौजूद हैं। या तो एक फिजिकल गोल्ड बार ये खरीद सकते हैं, दूसरा इनके पास विकल्प है कि ये ETF के थ्रू पैसा निवेश कर सकते हैं, जो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर विकल्प है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बेहतर विकल्प है। तीसरा एक गोल्ड ले सकते हैं, इसके अलावा एक गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं जो गोल्ड के नाम से आता है, जो आप फिजिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आप ETF में नहीं कर सकते। गोल्ड एक ऐसा विकल्प है जो फिजिकल और ETF दोनों का एडवांटेज देता है। तो ये इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरा जो इन्होंने सवाल पूछा कि PPF और NPS में कौन सा बेहतर विकल्प है, दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं और दोनों ही रिटायरमेंट के लिए यूज़ होते हैं। PPF एक 100% डेट इन्वेस्टमेंट है जिसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 साल की 1 लाख रुपये है और मिनिमम 500 रुपये 1 साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 500 से 1 लाख कोई भी एक एंट्री होना जरूरी है, जहाँ की NPS के अंदर मिनिमम 6,000 रुपये 1 साल में इन्वेस्ट करना है और मैक्सिमम 50% तक का एलोकेशन इक्विटी में भी हो सकता है। तो एक रिटर्न जो है वो बिकॉज ऑफ इक्विटी NPS में ज़्यादा जनरेट हो सकती है। तो मेरा मानना ये है अगर दोनों के थ्रू ये रिटायरमेंट किटी अपनी बिल्ड करेंगे तो एक बेहतर ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके इनको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। चलिए, यानी गोल्ड फंड्स में या फिर गोल्ड ETFs में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं और NPS और साथ ही साथ PPF में आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। टैक्स बेनिफिट दोनों में मिलते हुए नजर आएंगे। नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन होने के लिए और दर्शक के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रजत। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।